अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। भाई आज जिस चैप्टर को मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ भाई, मैंने कल इसमें मैं जब बैठा था मैंने बड़ा सोचा, फिर आई डिसाइडेड कि यार ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं, फिर इसकी रेलिवेंस, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं ना तो कदम कदम पे आपका इससे वास्ता पड़ता है। आप बिल्कुल सही समझिए, मैं आज आपसे शुरू करूँगा नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो आज और मैं जिस चीज़ की बात करेंगे उसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो हम बात कर रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। अब देखो, नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के बारे में समझाऊं। कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। तो मैं चाहता हूं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की बात करें। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? A process in which various parts of our body work in accordance to each other. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी और मेरी बॉडी एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रही हो, एक दूसरे के साथ अकॉर्डेंस में काम कर रही हो, इसको हम नाम देते हैं किसका? इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। मिसाल के तौर पे आपने देखा, जैसे ही मैंने मार्कर पकड़ा तो मेरी पांचों उंगलियां फ्लेक्स हो गई इस मार्कर को ग्रैब करने के लिए। इमेजिन करें कि अगर ये फ्लेक्स नहीं होती और ये हाथ ऐसे ही रहता और मैं ये मार्कर इस तरह से पकड़ना चाहता, क्या मैं पकड़ पाता इसको? जैसे ही मैं हाथ ऐसे करता है मार्कर नीचे गिर जाता और सारा काम खराब हो जाता है। इसी तरीके से और भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको हाथ में कुछ लगता है तो आप फ़ौरन हाथ में देखते हो, यार ये क्या लगा है मुझे, ऐसे होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप हाथ में लगी होती है और देखते पीछे हो कि आपकी बैक पे कमर पे क्या हो रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये बात आपने थोड़ा सा अपने ध्यान में रखनी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन ना। कोऑर्डिनेशन की एक और एग्जाम्पल जो आप देखते हैं वो किससे देखते हैं? आप देखते हैं जब आप अपने साइड पॉकेट में कोई चीज़ तलाश करना चाहते हैं। मिसाल तौर पर मैं चाहता हूं मैं अपने साइड पॉकेट में पेन तलाश करूं। अब देखिए, मैं अपनी साइड पॉकेट में देख नहीं रहा हूं, बट जैसे ही मेरा ये हाथ अंदर जाता है और ये डिफरेंट चीज़ों को टटोलने लगता है तो मेरा ब्रेन इस हाथ से जो सेंसेशन आ रही है उसको पास्ट एक्सपीरियंस से मैच करके मुझे बताता है कि यार ये जो चीज़ है ना ये पेन हो सकती है, ये जो चीज़ है ये पेन नहीं हो सकती, ये पेन नहीं हो सकती, ये कुछ और है। क्योंकि इसकी जो मेमोरी ब्रेन ने अपने पास फीड की हुई है वो कुछ और हवाले से है और इसकी किसी और हवाले से है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो कोऑर्डिनेशन में बॉडी के डिफरेंट पार्ट एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। A type of coordination achieved by nervous system। एक ऐसी टाइप की कोऑर्डिनेशन जो हम नर्वस सिस्टम के जरिए अचीव करते हैं, जो हम नर्वस सिस्टम के जरिए हासिल करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं किसका? नर्वस कोऑर्डिनेशन का। बहुत ही शानदार कोऑर्डिनेशन है। तो आइए हम इसकी बात करेंगे आज। याद कर लीजिए कि इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू कोऑर्डिनेट, यानी इससे ज़्यादा तेज़ कोऑर्डिनेशन का कोई तरीका नहीं है। इट इज़ द फास्टेस्ट वे टू कोऑर्डिनेट, यानी जितनी तेज़ी से नर्वस कोऑर्डिनेशन काम करती है दुनिया में कोई कोऑर्डिनेशन इतनी तेज़ी के साथ काम नहीं करती। और अल्लाह ताला ने ये अवार्ड की है आपको और मुझे, यानी एनिमल्स को। तो इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स ओनली, इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स ओनली। तो जब आप और मैं इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन की टाइप वो टाइप है जो हमें सिर्फ एनिमल्स के अंदर मिलती है, एनिमल्स के अलावा हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। ठीक है। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है आप याद कर लीजिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन। याद कर लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन। ये वो कोऑर्डिनेशन है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक केमिकल कंपोनेंट है, और मैं आपसे इसकी डिटेल में बात करूंगा जब हम नर्व इम्पल्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने उसकी बात करनी है। ठीक है। अच्छा, अब
नर्वस कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन को एक्वायर करने के लिए, नर्वस कोऑर्डिनेशन को हासिल करने के लिए खुदा ताला ने हमें एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम दे दिया हुआ है, जिस सिस्टम को आप और मैं नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो दिस सिस्टम is achieved via nervous system। तो कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि यार नर्वस सिस्टम क्या है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? तो सिस्टम तो बेहतर है मैं लिखूं दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है और ये बात आपने भूलनी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फिनोमेनन है और इसकी हम बहुत डिटेल में जो है वो बात करने वाले हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करते हैं ज़रा सी नर्वस सिस्टम की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की, और हम बात करेंगे अब थोड़ी सी न्यूरॉन की। ठीक हो गया? ठीक है, अब आप और मैं बात करने जा रहे हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन, तो व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। याद कर लीजिए आप इसको, और आप इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, आप यूनिट कहें या आप सेल कहें। देखिए, मैंने आपको किडनी में समझाया था कि आपने जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को आपने सेल नहीं कहना है, नेफ्रॉन कुछ और चीज़ है ना। बट न्यूरॉन में आप याद कर लीजिए, न्यूरॉन को आप सेल कह सकते हैं क्योंकि ये सेल होते हैं। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? अब आपको न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो मालूम है। हम ज़रा देखते हैं कि न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो न्यूरॉन्स हैव फॉलोइंग पार्ट्स। अब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ना, उनके कुछ पार्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लें। ये कदम कदम पे काम आने वाले हैं, हर जगह हमारे काम आएंगे। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी है, न्यूरॉन के अंदर एक जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है ना, ये वाला, जिसमें इसका न्यूक्लियस भी होता है। ये मैं एन लिख देता हूँ, अब याद रखिएगा ये एन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम कहते हैं सोमा, इसको हम कहते हैं सोमा या साइटोन या सेल बॉडी, बात एक ही होती है। आप सोमा कहें, साइटोन कहें या सेल बॉडी कहें, बात एक ही होती है। अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, पहले ज़रा इसके पार्ट देख लें फिर इसकी बात करते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें से हमें एक टेल सी निकलती हुई नज़र आती है यहाँ से, इस तरीके से। ये रही, ये जो टेल सी हमें निकलती हुई नज़र आई, ये इसका एक्सॉन है, ये इसका एक्सॉन है। और उसके साथ यहाँ से हमें कुछ प्रोसेसेस निकलते हुए नज़र आते हैं और वो आगे चल के फर्दर डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, इस तरह से। और ये जो प्रोसेस हमें नज़र आ रहे हैं, जो आगे चल के फर्दर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको क्या कह देते हैं? इनको हम कह देते हैं डेंड्राइट्स। अब हम थोड़ी थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सही है? अच्छा, अब ज़रा देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने सोमा को यहाँ बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सोमा को हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने सोमा को बड़ा कर लिया, ये मैंने सोमा को बड़ा कर लिया। ठीक है, जब हम सोमा को देखेंगे तो हमें पता लगेगा सोमा में एक तो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है। एक तो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ हमें इसका ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ न्यूक्लियस मौजूद है तो ये क्या करते होंगे? आपको पता है क्या करते होंगे? ये सेल की सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते होंगे, मॉनिटर करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे। ऐसे ही नंबर 2 देखिए, जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको इसमें बाकी जो सारे सेल ऑर्गेनेल है वो तो नज़र आएंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इसमें ईआर भी होगा, इसमें गोल्जी बॉडीज भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। बट जो सबसे काम की चीज़ आपको नज़र आएगी वो क्या नज़र आएगी? यहाँ पर आपको छोटे छोटे कलेक्शन नज़र आएंगे राइबोसोम के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। इस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बहुत सारे राइबोसोम अटैच हुए होंगे। इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हुए होंगे इस तरह से।
तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया, और जिस कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं किसकी, इट्स ए कलेक्शन ऑफ राइबोसोम प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड निजल बॉडीज। इनको निजल बॉडीज कहते हैं, या इन्हीं को निजल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। निजल सब्सटेंसेस, ये निजल एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया हुआ है। ठीक हो गया। करना इन्होंने क्या है भाई, राइबोसोम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई आसमानी बात नहीं करेंगे, बनानी इन्होंने प्रोटीन ही है। तो ये क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ये बात आप काइंडली ध्यान में रखिएगा। एक बात तो ये आपने समझ ली। दूसरी जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर भी हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था ना, आपको याद है हमने सेल में साइटोस्केलेटन पढ़ा था। तो जब सेल में हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था तो साइटोस्केलेटन के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, है ना। तो वही साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट हमें सोमा के अंदर भी नज़र आएंगे, एक्सॉन में भी नज़र आएंगे, डेंड्राइट में भी नज़र आएंगे। हम करते क्या हैं, हम उनको न्यूरोफाइब्रिल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। तो कहाँ लिखूँ, उसको यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे कि साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स। आप याद कर लीजिए, न्यूरोफाइब्रिल्स वही प्रोटीन है जो कि आपकी शाबाश क्या कर रही थी बताइए, वेरी गुड, साइटोस्केलेटन बना रही थी, सारा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका सोमा हो गया, ये आपके सोमा की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की हमने बात की। ठीक, अब मैं ज़रा थोड़ी सी आपसे एक्सॉन की डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वास्ता एक्सॉन से ही पढ़ने वाला है। ठीक हो गया। तो आइए इसके डायग्राम के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक्सॉन के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और मुझे उम्मीद है आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है ना साफ इसमें, सही नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने आपके सामने एक न्यूरॉन का एग्जाम बना लिया। अब आप यहाँ पर इसमें दो तीन चीज़ों पर बड़ा गौर करें और बड़ा ध्यान दें। नंबर वन, आप देख रहे हैं जिस जगह सोमा से एक्सॉन ओरिजिनेट कर रहा है, ये जगह मैंने सम वर्ड ट्राइंगुलर बनाई है, थोड़ी सी ट्राइंगल शेप बनाई है। बेटा इस पार्ट को नाम दिया जाता है एक्सॉन हिलॉक का। एक्सॉन हिलॉक यानी ये वो जगह है जहाँ से आपके एक्सॉन ने ओरिजिन ली है, बनना शुरू हुआ। ठीक है। उसके बाद ये आपका एक्सॉन इटसेल्फ है, ये आपका एक्सॉन इटसेल्फ है। फिर एक और चीज़ आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये जो एक्सॉन है ये ख़त्म हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं एक्सॉन टर्मिनल का, यानी यहाँ पर ये एक्सॉन एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है। फिर आप देखो इस एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर आपको ये मैंने बहुत सारे बटन लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना लिए। इनको हम कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं टर्मिनल बटन्स। इनको हम नाम देते हैं टर्मिनल बटन्स का। इनको हम नाम दे देते हैं टर्मिनल बटन्स का। और ये टर्मिनल बटन्स क्या करते हैं, ये जब मैं आपको न्यूरॉन का फंक्शन बताऊंगा, यानी जब मैं आपको बताऊंगा कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, तब आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब ऑब्वियसली चूंकि एक्सॉन पार्ट है न्यूरॉन का, तो एक्सॉन के अंदर भी तो साइटोप्लाज्म होगा ना, क्योंकि ये सेल है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इसी तरीके से एक्सॉन की भी तो मेम्ब्रेन होगी ना, जो सेल मेम्ब्रेन ही होगी, क्योंकि आपको पता है एक्सॉन जो है वो सेल का पार्ट है, तो इसके बाद भी सेल मेम्ब्रेन होगी। तो आप याद कर लो कि एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोप्लाज्म। तो व्हाट इज एक्सोप्लाज्म? इट इज साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन का साइटोप्लाज्म है। और जो इसकी मेम्ब्रेन है, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलीमा। लीमा मैंने आपको बताया था, लेयर को बोलते हैं। जब मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, आपको याद आ रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने नाम लिखे थे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। तो एक्सोलीमा क्या होगी शाबाश? एक्सोलीमा एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम कहेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आपको? तो ये तो पार्ट हो गए किसके, एक्सॉन के। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ज़रा सी डेंड्राइट्स की। जब हम डेंड्राइट की बात करते हैं तो आप याद कर लीजिए कि डेंड्राइट जो वर्ड है ना, ये वर्ड बना है डेंड्रॉन से, और डेंड्रॉन का मतलब होता है दरख्त। अब आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत सारे दरख्त की जैसे ब्रांचेज निकली होती हैं, टहनियाँ निकली होती हैं, इस तरह से यहाँ से बहुत सारे जो है प्रोसेसेस निकले हुए हैं ना, ऐसे ही लग रहा है।
इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं किसका, इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं डेंड्रॉन का, यानी किसी दरख्त लाइक जो है वो स्ट्रक्चर का। अब डेंड्राइट जो होते हैं याद कर लीजिए, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि क्योंकि नीचे जगह कम है। ये हमारे पास मल्टीपल होते हैं न्यूरॉन में, तो दे आर मल्टीपल इन न्यूरॉन। देखें एक्सॉन एक ही है, डेंड्राइट बहुत सारे हैं। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि बहुत सारे होने की वजह से इनको अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है कि ये बहुत सारे साइनेप्सिस कर सकते हैं, बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन के साथ मिल सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ न्यूरॉन हमारे ब्रेन में ऐसे होते हैं जैसे पायरामिडल सेल्स हैं, परकिंजी सेल्स हैं, वो आप पढ़ेंगे कभी तो आपको समझ आएगी कि एक एक न्यूरॉन 50-50 हज़ार दूसरे न्यूरॉन से साइनेप्स कर रहा होता है। तो बहुत ही मार्वलस सिस्टम है, जब पढ़ेंगे तो बहुत आप इंजॉय करेंगे उसको। तो दे आर मल्टीपल इन न्यूरॉन, ये मल्टीपल नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये साइनेप्स करते हैं। साइनेप्स याद कर लीजिए, जब न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं तो इस मिलने के प्रोसेस को साइनेप्स कहा जाता है। तो साइनेप्स विद मल्टीपल अदर न्यूरॉन्स, तो ये साइनेप्स करते हैं और बहुत सारे मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, तो दे साइनेप्स विद मल्टीपल अदर न्यूरॉन्स। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि ये क्या करते हैं, ये इम्पल्स को रिसीव करते हैं। तो दे आर रिसीवर्स ऑफ इम्पल्स, रिसीवर्स ऑफ इम्पल्स। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अब डेंड्राइट इम्पल्स रिसीव करेगा, रिसीव करके सोमा को दे देगा, सोमा उसको एक्सॉन को देगा और एक्सॉन उसको आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो जो एक्सॉन हैं, एक्सॉन ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को, एक्सॉन ट्रांसमिट्स इम्पल्स, और इम्पल्स वो मैसेज है जिसे मैंने अभी आपको बताया उसको बोलते हैं। और जो डेंड्राइट है वो रिसीव करता है इम्पल्स को। अच्छा, लाजमी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, ये बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखनी है कि लाजमी नहीं है हमेशा ऐसा हो। बट आपका जो लेवल है इस वक्त, जो आपका लेवल है, अभी आप छोटे हो बहुत, तो अभी आप ये बात ध्यान में रखो कि ऐसे भी आप याद कर लोगे तो काम चलेगा। ठीक हो गया बेटा, बात समझ आ गई? तो ये बात आपको समझ आ गई और अच्छे से समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं, हम थोड़ा फर्दर एलेबरेट करते हैं कुछ सेल्स को जिनको हम कहते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। अच्छा, अब जब हम न्यूरॉन्स को देखते हैं तो न्यूरॉन चूँकि बहुत सारा काम करेंगे और ये हमारे नर्वस सिस्टम का मेन सेल है, तो हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को असिस्ट करने के लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपने देखा है किसी वर्कशॉप में कोई जो है वो चीफ, जो आपका मिस्त्री कह लें, मिस्त्री होता है, चीफ इंजीनियर होता है, उसके काम करने के लिए उसके बहुत सारे साथ में हेल्पर्स होते हैं। इस तरीके से आप किसी ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में जो आपका CEO बैठा होता है, जो आपका डायरेक्टर बैठा होता है, उसके साथ एक पूरी टीम होती है जो उसको हेल्प कर रही होती है डिफरेंट काम करने में। यानी वो जो डायरेक्टर है, वो जो CEO है, वो सारे काम खुद तो नहीं करेगा ना, वो कुछ काम दूसरों को असाइन कर देगा। इसी तरीके से जो न्यूरॉन है, चूँकि इनको बहुत सारे काम करने हैं और पूरे की पूरी बॉडी को संभालना है, कंट्रोल करना है, तो अल्लाह ताला ने इनकी हेल्प करने के लिए एक सेल्स का ग्रुप दे दिया है जिसको हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो जब आप और मैं बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स की, तो व्हाट आर न्यूरोग्लियल सेल्स? न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं? दे आर सेल्स which are cells which help neurons to perform their activity, यानी ये वो सेल्स हैं जो अलाउ करेंगे न्यूरॉन को कि वो मज़े से अपना काम करें और उनको काम करने में कोई ट्रबल, को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब याद कर लो कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो दे आर ऑफ मैनी टाइप्स, तकरीबन 7 डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि न्यूरोग्लियल सेल्स की होती हैं, मगर चूंकि आपकी किताब में लिखी नहीं तो इसलिए मैं डिटेल में उनकी बात नहीं करूंगा। अब ये किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स कैन फाइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर घुस जाए, क्योंकि न्यूरॉन ने नर्वस सिस्टम बनाना है, तो ये उससे लड़ सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये इनका फंक्शन है। इसी तरीके से ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को, तो दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। देखो ना, ये भी इनका एक फंक्शन है।
फिर जब खाना दे रहे हैं तो सफाई भी तो करते होंगे, तो ये रिमूव करते हैं, रिमूव वेस्ट फ्रॉम नर्वस सिस्टम, ये भी इनका काम है। तो ये नर्वस सिस्टम से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ये भी इनका काम है। इसी तरीके से जब आप इनको देखेंगे तो आपको बात पता चलेगी और आपको बात समझ आएगी कि जो न्यूरॉन होते हैं और बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये जनाब अली क्या करते हैं, शाबाश बताइए, ये माइलिन शीट बनाते हैं। तो दे सिंथेसाइज माइलिन शीट, और इसका नाम जो किताब में लिखा हुआ है तो मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। तो दे सिंथेसाइज माइलिन शीट, और आपको पता है कि माइलिन शीट बनाना ये एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। तो ये श्वान सेल जो है स्पेशल सेल्स होते हैं जो माइलिन बनाते हैं। अब माइलिन क्या होती है, थोड़ी सी मैं आपसे ज़रा माइलिन की बात करता हूँ। ये न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन आपको मैंने बता दिया। तो बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम है न्यूरॉन को फंक्शन करने में आसानी पैदा करना, हेल्प प्रोवाइड करना। जैसे आप देख रहे हो खाना उनको दे दिया है ना, वेस्ट उनका निकाल दिया, माइलिन बना दिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उससे लड़ाई कर ली। इस तरह से ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अपना काम करता रहे। ठीक है, हो गया। अब थोड़ी सी मैं आपसे ज़रा माइलिन शीट की बात करता हूँ तो फिर हम आगे चलते हैं और वो करते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये मैंने आपके सामने एक एक्सॉन बना लिया है। ये रहा एक्सॉन टर्मिनल, और सॉरी एक्सॉन हिलॉक, और एक्सॉन हिलॉक के साथ ये मैंने बना लिया आपका एक्सॉन की बॉडी। और अभी मैं इसको ज़्यादा फैंसी नहीं बनाता, मैं बस सिंपल सा बना लेता हूँ। ये मैंने एक्सॉन टर्मिनल बना लिया, ठीक है। यही वाली चीज़ मैंने यहाँ बना ली। जब आप कभी एक्सॉन को देखते हो तो आपको समझ आता है कि जो एक्सॉन होता है ना, ये रैप हुआ होता है, ये लिपटा हुआ होता है, ये बंद होता है फैट की एक लेयर के साथ। ये पूरा पार्ट इसका फैट की लेयर से चारों तरफ से बंद होगा। फिर एक और लेयर होगी, फिर एक और लेयर होगी और ये बंद होगा इस तरह से। फिर एक और लेयर होगी, एक और लेयर होगी और ये बंद होगा इस तरह से। इस तरह की जब आप न्यूरॉन को देखते हैं तो आपको न्यूरॉन के ऊपर ये एक फैट की लेयर चढ़ी हुई नज़र आती है, और ये आपको एक्सॉन पे भी नज़र आ सकती है, और ये आपको जो लंबे लंबे डेंड्राइट्स होते हैं उन पर भी नज़र आ सकती है। बेटा ये जो लेयर है, इस लेयर को हम नाम देते हैं, इस लेयर को हम नाम देते हैं माइलिन शीट का, माइलिन शीट का। ठीक है, याद कर लीजिए। और मैंने अभी भी आपको बताया है कि माइलिन शीट बनाना श्वान सेल्स का काम है। ठीक है, अब बच्चे अक्सर ही सवाल पूछते हैं कि वो कहते हैं सर ये माइलिन का काम क्या, माइलिन करती क्या है। आपने याद रखना है कि माइलिन का काम है इम्पल्स की ट्रांसमिशन को तेज़ करना। माइलिन क्या करती है, माइलिन इंक्रीज कर देती है, इंक्रीजेज स्पीड ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन। जो मैसेज पास हो रहा है ये उसकी ट्रांसमिशन की स्पीड को बहुत तेज़ कर देती है। नॉर्मल जो है वो जो स्पीड है उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा। इसीलिए आपको माइलिन शीट उन न्यूरॉन्स के ऊपर मिलती है जिन्होंने लंबे लंबे डिस्टेंसेस तय करने हो। जैसे मैं भी बताऊंगा आपको कौन से न्यूरॉन हैं जो लंबे लंबे डिस्टेंसेस जो है वो तय कर रहे होते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो अब जिन न्यूरॉन्स के ऊपर आपको माइलिन मिलती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं, और जिनके ऊपर आपको माइलिन नहीं मिलती वो आपको नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर इस माइलिन के बीच में मैंने गैप भी बनाया है ना। आपको इस माइलिन के बीच में ये गैप नज़र आ रहे होंगे। एक गैप ये नज़र आ रहा है, एक गैप आपको ये नज़र आ रहा है, एक गैप आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं माइलिन के बीच में, इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये जब आप पढ़ेंगे न्यूरो एनाटॉमी या मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर है ये क्या काम करते हैं, और इनके थ्रू एक ट्रांसमिशन होती है, इसको हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो वो जो है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, अभी इसकी बात करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ गई है। तो ये आपको मैंने न्यूरॉन के पार्ट बता दिए और साथ में मैंने आपको माइलिन बता दी। अब मैं आपको पहले बताऊंगा न्यूरॉन की टाइप्स, और न्यूरॉन की टाइप्स बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की।
क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की, मैं आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए है ना। तो कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। तो आप न्यूरॉन्स को डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वेज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। आप न्यूरॉन्स को डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। उनमें से जो एक तरीका है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नंबर 1 माइलिनेटेड, और यानी माइलिन शीथ की बेस के ऊपर। तो माइलिन शीथ की बेस में मैंने आपको बताया न्यूरॉन 2 टाइप के होते हैं, ऑफ टू टाइप्स। तो माइलिन शीथ की बेसिस पे, माइलिन शीथ की बेस में न्यूरॉन 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, और वो दोनों टाइप्स आपके सामने मैंने बता दी यहाँ पर कौन कौन सी हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और दूसरे कौन से होंगे, नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो नॉन माइलिनेटेड कह लीजिए या अनमाइलिनेटेड कह लीजिए, बात एक ही होती है। तो नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, बात एक ही है। अब आप समझ गए कि माइलिनेटेड न्यूरॉन वो न्यूरॉन होंगे जिनके ऊपर माइलिन शीथ होगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। तो हैव माइलिन, इनके पास माइलिन होगी, तो दे हैव माइलिन। और ये वाली जो है दे लैक माइलिन, इनके पास माइलिन नहीं होगी, तो दे लैक माइलिन। ठीक हो गया, समझ आ गई बात आप लोगों को। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ये माइलिन क्या करती है, इम्पल्स की स्पीड को, ट्रांसमिशन को तेज़ कर देती है। तो ये हमें वहाँ मिलेगी जहाँ पर हमारे पास इम्पल्स को तेज़ी से ट्रैवल करना होगा। जब इम्पल्स को तेज़ी से ट्रैवल नहीं करना होगा तो ये हमें नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। तो अभी हम थोड़ी बात करते हैं। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है इसके फंक्शन की बेस पे। तो आइए ज़रा उसको समझते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास है, सेकंड क्लासिफिकेशन, वो फंक्शन की बेस पे है। तो क्लासिफिकेशन नंबर 2, बेसिस ऑफ फंक्शन की बेस पे। तो आप याद कर लीजिए, फंक्शन की बेस पे न्यूरॉन 3 टाइप के होते हैं। तो न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो बेटा याद कर लीजिए कि फंक्शन की बेस पे जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर ऑफ 3 टाइप, वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नंबर वन सेंसरी न्यूरॉन्स। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करते हैं। पूरा इसका हम एक चार्ट बनाएंगे और हम इसको समझेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? ये सेंस करते हैं, दे सेंस स्टिम्युलस। ये स्टिम्युलस को सेंस करते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ स्टिम्युलस क्या चीज़ है। नंबर 2 मोटर न्यूरॉन। नाम से समझ आ रहा है आपको, जो चीज़ मोटर होती है बेसिकली वो कुछ एक्टिविटी कर रही होती है, वो कुछ काम कर रही होती है। जैसे आप घर में पानी की मोटर चलाते हैं तो पानी पंप होने लग जाता है। जैसे आप जब जनरेटर की मोटर चलाते हैं तो बिजली चलने लग जाती है। जैसे आप कार की मोटर चलाते हैं तो कार चलने लग जाती है। तो जहाँ पे मोटर होगा वहाँ पे कोई कुछ एक्टिविटी होगी। तो ये वो न्यूरॉन है। तो दे न्यूरॉन्स which transmit commands to effector organs। तो ये वो न्यूरॉन्स हैं जो इफेक्टर ऑर्गन्स तक ट्रांसमिशन जो है वो मैसेज की पहुंचाते हैं। फर्ज करें मेरा ब्रेन है और मेरा ब्रेन चाहता है कि ये वाला हाथ मार्कर को पकड़ ले, तो वो न्यूरॉन जो ब्रेन का मैसेज हाथ तक पहुंचाएगा कि जाके मार्कर को ग्रैब करो, पकड़ो, एक्टिविटी करवाएगा, वो हमारा मोटर न्यूरॉन होगा। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं। तो एक्टिविटी परफॉर्मिंग्स न्यूरॉन, एक्टिविटी परफॉर्मिंग मैसेजेस को लाने वाले हैं। आर कैरीड बाय देम। तो वो मैसेजेस जिनमें किसी एक्टिविटी का जिक्र होता है वो इनके ज़रिए जो है वो यहाँ तक पहुँचती है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात आपको। अब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान में देखिए, सेंसरी न्यूरॉन का काम है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। मैं स्टिमुलस समझाता हूँ डिटेल में भी आपको क्या होता है।
मोटर न्यूरॉन का काम है कि जो कमांड सेंटर मैसेज दे रहा है उसको डिलीवर करवाना। अब उसके बीच में स्टिमुलस को रिसीव करना, समझना, पढ़ना, उस पर फैसला करना और फैसला मोटर न्यूरॉन सब पहुंचाना, ये भी तो किसी का काम है ना। ये होते हैं हमारे इंटर न्यूरॉन्स। और याद कर लो आप, इंटर न्यूरॉन शॉर्ट फॉर्म है इंटरमीडिएट। ये इंटर न्यूरॉन्स ये क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को। तो दे कोऑर्डिनेट होल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं।